नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, है ना भाई? परफेक्टली बेस्ट। हाँ जी। आनंद बेटा, आज करूंगा कॉल, है ना? अभी इस क्लास के बाद होपफुली याद रह जाएगा तो मैं करता हूँ काम, क्योंकि यार बहुत सारी क्लासेस रह गई थी इस चक्कर में। सॉरी आपने मेरे कारण वेट किया। आइए, तो जो भी साथी मेरे साथ जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत। और मैं उन्हें बता दूं कि आप लोग अंकित अवस्थी के साथ हैं और मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करें, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सभी में 10% का डिस्काउंट आपको प्राप्त होता है। ठीक है। और महत्वपूर्ण चीजें हैं कि मेरी स्पेशल क्लासेस 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तीनों टाइम पर स्पेशल क्लासेस उपस्थित हैं। आप मुझे मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं। और पेड कोर्सेज में अगर हम बात करें तो जल्दी ही यूपीएससी के अंदर मेरा करंट अफेयर्स आने वाला है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सबसे पहले आएगा, तो ये आप लोग अगर चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। डन। चलिए आइए साथियों, आज के सवाल की तरफ हम बढ़ें, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी बताना जरूरी है। और आज के टाइटल को मैं समझाऊं उसके लिए मैंने कुछ फोटोज आप लोगों के लिए डाउनलोड की हैं, तो मैं एक बार के लिए आपको वो फोटोज से भी अवगत करा देता हूं। एक तो ये हो गई और एक ये, क्योंकि आने वाला जो सवाल है आपका स्क्रीन पर, उसे करने के लिए आपको ये दो फोटोज की जरूरत पड़ेगी। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, और सॉरी माफी चाहूंगा, ये रहा। चलिए, तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिखाई दे रहा होगा। एक सेकंड और होल्ड करें। हाँ जी, चलिए, एम आई विजिबल? आइए साथियों, तो सवाल पूछा जा रहा है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक बार देख लीजिए और फिर अकॉर्डिंगली हम लोग आंसर करते हैं। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी इज द बाउंड्री बिटवीन अर्थ कोर एंड मेंटल। देखिए, ये चीजें, ये सवाल स्पेशली उन लोगों के लिए तो आसान है जिन्होंने अर्थ की स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ रखी है, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दे दूं, क्योंकि संभव है कि आने वाले क्वेश्चंस में इससे सवाल और पूछे जाएं, है ना? तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर पूछा जा रहा है कि लेमैन जो डिसकंटिन्यूटी है, तो डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है? पहला पॉइंट तो यही है। और ये अर्थ की कोर और मेंटल के बीच में होती है, तो अपर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये तीन चीजें होती हैं। सियाल इज एसोसिएटेड विद द अर्थ आउटर क्रस्ट called the lithosphere and the सीमा associated with the lower layer called mesosphere। आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सही है। जल्दी से कथन का आंसर दे दीजिएगा। शुरू करें। कौन सा कथन सत्य है? कोर एंड मेंटल कोर, ठीक है। लीजिए, ऑप्शन मैंने एक्टिवेट कर दिया। सचिन, मैंने बेटा वो स्पेशल क्लासेस में कवर की हुई हैं, आप देख लीजिएगा, एसएससी के अंदर स्पेशल क्लासेस में। अब देखिए, जिन्होंने सवाल किया वो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने सवाल सॉल्व नहीं कर पाए उनके लिए अब मैंने कुछ फोटोज ली हैं, आप उन्हें देखिएगा। साथियों, ये है अर्थ की इनर स्ट्रक्चर। अब हम इसको समझाने से पूर्व भी आपको बताना चाहेंगे कि अर्थ आफ्टर ऑल होती कैसे है। इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, असल में अर्थ की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अर्थ में तीन चीजें प्रमुखता से बताई जाती हैं। एक होती है अर्थ क्रस्ट, उसके बाद होता है मेंटल, और उसके बाद होता है कोर। अर्थ, मेंटल और कोर, क्रस्ट, इन तीन चीजों से मिलकर के बना होता है क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर के अंदर से अगर इस हिस्से को बाहर निकाल के देखा जाता तो ऊपर की तरफ जो सबसे निकल के रास्ता आता, ये छोटी सी जो परत आपको दिख रही है ना, ये वाली जो जगह है मेरे प्यारे साथियों, ये क्रस्ट कहलाती है। इसके बाद में मेंटल के दो हिस्से दिखा दिए इसमें, और उसके बाद में कोर के दो हिस्से दिखा दिए। क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल,
आउटर कोर, इनर कोर। ऑब्वियस सी बात है, जो ऊपर की तरफ है उसे आउटर या अपर नाम दिया गया है, और जो अंदर की तरफ है उसे इनर नाम दिया गया है। क्लियर? तो ये जो सैंडविच जैसी आप स्लाइस देख रहे हैं, ये स्लाइस असल में है क्या? अर्थ के अंदर से इस प्रकार का कोई हिस्सा निकाल करके आपको दिखाया गया है। अब इसी पिक्चर को मैं यहां पर थोड़ा और डिटेल में आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इधर देखें साथियों, यहां पर अगर आप इस फोटो को बहुत अच्छे से देख पाए तो शायद आपको समझ में आए कि इनर कोर और आउटर कोर, इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, जिसे हम लेहमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं या विचर्ट डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। डिसकंटिन्यूटी का मतलब जहां पे स्पष्ट रूप से यह पता चल रहा हो कि ऊपर कोर है और नीचे कोर है। इन दोनों के बीच में दिस पॉइंट इज नोन एज लेमैन डिसकंटिन्यूटी। बोलो, असंबद्धता। क्लियर हो गई? अच्छी बात है। इसके बाद में आप ऊपर चलने शुरू हुए तो कोर को मेंटल से अलग करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी है, जिससे यह पता चलता है कि यह कोर है और यह मेंटल है, उसे हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से लोअर मेंटल और अपर मेंटल, इन दोनों के बीच में मेरे प्यारे साथियों यहां पर स्थित है आप लोगों के रैपिटी। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? यहां पर स्थित है रैपिटी। यह चीज आप लोगों को अतिरिक्त रूप से पता होनी चाहिए, रैपिटी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है? इसके बाद में मेंटल ऊपर चलता चलता है, फिर आता है आप लोगों का निकल करके क्रस्ट। मेंटल और क्रस्ट के बीच में मोहर विविक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। कौन सी? मोहर विविक डिसकंटिन्यूटी। कहने का मतलब, अभय सीताराम भादुड़ी, इतनी भारी भारी लाइनें मत लिखो भैया, वैसे ही बहुत सारा प्रणाम और बहुत सारा आशीर्वाद। ठीक है ना? ध्यान से सुन लीजिएगा कि ये जो चीजें आपको मोहर विविक, रैपिटी, गुटेनबर्ग और लेमैन दिखाई दे रही हैं, असल में ये सब है क्या? असल में ये बताने का प्रयास है कि इससे ऊपर कुछ अलग है, नीचे कुछ अलग है। डन? यही सवाल आपसे पूछा गया था। अब सवाल को देख लीजिए एक बार। आपसे पूछा गया लेमैन डिसकंटिन्यूटी इज इन बिटवीन कोर एंड मेंटल। अभी आपने ये क्लियर कर लिया है क्या? इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपने अभी हाल ये क्लियर कर लिया है कि ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच का मामला होता है। मेंटल और कोर के बीच में तो गुटेनबर्ग होता है। उम्मीद है आप लोगों को अब यह सवाल सही से समझ में आ गया होगा। डन हो गया? यही सवाल आपसे पूछा गया था। चलिए सवाल की तरफ देखते हैं। पानी किस हिस्से में पाया जाता है? पानी बेटा क्रस्ट का हिस्सा होता है, मेंटल के अंदर लावा पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थक्वेक इंटेंसिटी इज मेजर्ड ऑन द मर्केली स्केल। अर्थक्वेक यानी भूकंप को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज ए मेजर्ड ऑफ फ्री एनर्जी। मेजर्स ऑफ फ्री एनर्जी मतलब मैग्नीट्यूड, विमुक्त ऊर्जा की माप होती है। भूकंप की मैग्नीट्यूड को नापना, उसके द्वारा निकली गई ऊर्जा का ही मापन होता है। नंबर तीसरा, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स। जो सिस्मिक वेव्स निकलती हैं उनके माध्यम से ही अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड का पता चलता है। In the reactor scale, every integer represents a 100-time increase in the amount of free energy. Which of the following statement is correct? ये आपसे मेरे प्यारे साथियों यहां पर सवाल पूछा गया है। जल्दी से बताइए क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है। करें? एक इन्होंने हिंट ऐसा दे दिया जिससे शायद आप सवाल एकदम सही कर दें, जिन्होंने पढ़ रखा है मुझसे। गड़बड़, पढ़ के रिवीजन नहीं कर रखा है जनाब आप लोगों ने। किताबें उठा उठा के रख रखी हैं, यूजलेस। हम्म 10 टाइम्स है। पहली चीज तो यहां से कंफर्म हो जाती है कि ये 100 टाइम्स नहीं है, ये 10 टाइम्स है। ये तो मल्टीपल टाइम आपको बताई गई बात है, यानी फोर्थ ऑप्शन वॉन्ट बी करेक्ट। यानी कि ये चीज तो यहीं से हट गई है। ये चीज तो सबको पहचान में आ जानी चाहिए, है ना? तो आंसर अगर ए और डी में से होता तब तो मतलब निकल के आता। मर्केली और रिएक्टर स्केल ये दो प्रमुख स्केल हैं भाई। मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल दो पैमाने हैं।
इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगर आपने याद नहीं कर रखा है तो अपने नोट्स खंगा लिए, दिख जाएगा आपको। चलिए, सिस्मोमीटर, सिस्मोमीटर जो है वो क्या मापता है? अब मुझे नहीं लगता कि अब ये बताने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं। मेरा क्वेश्चन आज 12 नंबर से आगे के शुरू किए हैं हमने। सिस्मोमीटर, अब कई लोगों ने इसके बावजूद भी हार्ट रेट बताने का लिख दिया है, क्या किया जाए? 6% करेक्टर तो हमारी क्लास में ऐसे हैं जो हार्ट रेट, मतलब मैं ये मान सकता था कि अगर गलती से आंसर करेक्ट हो तो बी, मतलब सी टच करने वाला चलो बी टच कर दिया होगा। भाई ऐसा भी होता है ना जल्दबाजी में, जल्दबाजी में अर्थक्वेक टच करते करते हाइट ऑफ ट्री टच हो गया, तो ये तो समझ में आता है। लेकिन जनाब ये लोग भी हैं जो हार्ट रेट नाप दिए हैं यार, है ना? मैं इनको तो चलो समझ सकता हूं कि यार जल्दबाजी में हो गया होगा, सी और डी में से कोई भी आंसर जल्दबाजी में हो सकता था। धन्य है मालिक, ये प्रतिभा जो है वो संरक्षित रखिएगा, अदरवाइज विलुप्त हो गई तो फिर कहीं और क्लास में जाके ढूंढना पड़ेगा इसे। आइए साथियों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द वर्ड सुनामी रिलेट्स? सुनामी जो शब्द है वो कहां से यूज किया गया, शब्द कहां से लिखा गया है? जल्दी से बताइएगा। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछेंगे हम, ये कौन सी भाषा से लिया गया है, ये तो पहले आप बताइए। हाँ, एक ने देखो अपना आंसर भी डिफेंड कर लिया है, कहा है गुरुजी दिल धड़कता है तो भूकंप आता है। भाई साहब बहुत बढ़िया, मतलब कह रहे हैं ना अद्भुत प्रतिभा है। आईयूसीएन के रेड डेटा बुक के अंदर इसे एंडेंजर्ड स्पीसीज में शामिल करना पड़ेगा। बहुत ही सही है, बहुत ही सही है भाई साहब। हाँ जी, तो जनाब बात यह है कि सुनामी कहते किसको है? पहला पॉइंट, समुद्र में आया हुआ भूकंप सुनामी कहलाता है, नंबर एक बात। और दूसरी बड़ी बात मेरे प्यारे साथियों की जो सुनामी है, वो सुनामी जो है वो हाल ही में करंट में भी रहा था। क्यों? क्योंकि सुनामी रेडी करके एक वो दिया गया है, टाइटल दिया गया है सुनामी रेडी। भारत का पहला राज्य जो सुनामी रेडी है, आंसर है उड़ीसा, याद है? नंबर दूसरा, सुनामी रेडी के लिए यहाँ के दो गांव हैं, उनके नाम अगर आपको याद हो तो रिवाइज कर लीजिएगा। दो गांव हैं जिन्हें सुनामी रेडी का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना? हाँ जी, नाम मुझे ध्यान नहीं है प्रॉपर तरीके से, नालीशाही और वेंकटपुरम, हाँ वेंकट रायपुर और नालीशाही, बहुत बढ़िया। गंजम जिला है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, ये सुनामी से लड़ने के लिए एनी टाइम तैयार है, ठीक है? वॉट वेव अकर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? अर्थक्वेक के दौरान कौन कौन सी वेव्स पास होती हैं? अब कई लोग तो बीएसएनएल ही कर देंगे, एनीवे पर उस प्रतिभा को मैं क्यों इतना ज्यादा उत्साहित करूं कि वो कुछ भी कर दे। कईयों को तो समझ में नहीं आया, गुरु जी ये क्या लिखा हुआ है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। पानी को किस चीज से नापा जाता है? दिल की गहराइयों से। हम्म, अब कई लोग तो जो है वो फुल फॉर्म पूछने में बिजी हैं, पढ़े होते तो पता होता। प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लव वेव, ठीक है ना? जी हाँ, नासिम आजिम बहुत सही बेटा, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लव वेव, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ जियो बैलेंस रिप्रेजेंट्स? एक शब्द है जियो बैलेंस का। जियो बैलेंस का मतलब ये नहीं है पांचवा छठा ऑप्शन भी इसमें डला होता कि भाई साहब जियो के मोबाइल में डला हुआ बैलेंस, जियो मोबाइल में डला बैलेंस, इससे मतलब 1% भी नहीं है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। भू संतुलन है इसका अर्थ, ए लाइन कनेक्टिंग पॉइंट विद द सेम स्लोप और इंक्लिनेशन ऑन द ड्राइंग ऑफ मैप, the equilibrium existing between different part of earth crust, a type of mountain formation process, a line connecting such point on the map where the amount of rainfall occur is given time is uniform। बताइए क्या सही है? बोलिए सर। पूछा गया भू संतुलन का सिद्धांत किसके बारे में व्याख्या करता है? अब मारेंगे तो आप टप्पा ही, लेकिन थोड़ा अच्छे से मारिएगा, फील बढ़िया आएगा। देखा? ठीक है, हाँ जी, देखा मतलब
टप्पा जो है वो भी मतलब कितना ईमानदारी से मारा, बहुत सही है बेटा, शाबाश। तो इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, द वर्ड आइसोस्टेसी कहते हैं इसको, डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड आइसोस्टेशियस। होता क्या है, जो लिथोस्फीयर है जब वो एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरता है तो बैलेंस जिस प्रकार से मेंटेन होता है उसे ही आइसोस्टैटिक कंडीशन कहा जाता है। चलिए, which of the following volcano is called the pillar of Mediterranean Sea? पिलर ऑफ मेडिटेरेनियन सी किसे कहा जाता है? अब ये इंग्लिश में हिंदी में ना मतलब ट्रांसलेशन मिस्टेक है, अगर आप हिंदी वाला भी पढ़ लिए तो आज जो है ना अपने प्रति प्यार बढ़ जाएगा। वो थोड़ा अंग्रेजी के अंदर गूगल ट्रांसलेशन ने, गूगल नाराज चल रहा है ना आजकल, गूगल की हम बहुत सारी क्लासेस ले ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा गूगल नाराज चल रहा है, अदरवाइज हमने पढ़ाया हुआ है ये सब, बिल्कुल सुबह ही पढ़ाया है। लाइट हाउस स्ट्राम्बोली, बकायदा फोटो भी दिखाई है, घुमाया है बकायदा भाई, इटली वाला, याद आ गया ना, शाबाश। ये देखिए, ये है असली मोटिवेशन, तो वेरी गुड बच्चों। तो इटली का देख लो, सीधा सीधा सवाल आ गया। और सबसे बड़ी बात, ये कल का ही तो कंटेंट जो हम पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब करंट बाद में आया है, हम पहले मतलब क्वेश्चन बना चुके थे, ये मत कहिएगा साथ साथ ले गए। भाई साहब एक विद्यार्थी हैं, पहले हमारे पांव लगने की बातें आती थी चटक मटक के, एक का आया लुढ़क मुड़क के, और अब कह रहे हैं भाई साहब, एक जो कह रहे हैं उड़ उड़ के पाए लागू। भाई साहब धन्य हो, प्रतिभाएं मतलब एंडेंजर्ड क्या क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली भी हैं हमारी क्लास में। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय, इनमें से कौन सी चीज से, अब ये कोई सवाल पूछने का है सर, मतलब ये सवाल कोई पूछा जाएगा? हेलो, आप खतरे में हो भैया सब। हाँ जी, रिएक्टर स्केल, ठीक है। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, अरे भैया सुनो, बात ऐसी है, और लग लिए सब तरह से पाए, गिर के पढ़ के प्यार मोहब्बत से हो गया ना, अब बढ़ो ना आगे, इससे आगे भी चलना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों, रिएक्टर स्केल से नापते हैं, कोई सवाल पूछने का है क्या? आगे बढ़ते हैं। बताइए सर जी, निम्नलिखितों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से शांत ज्वालामुखी कौन सा है, मतलब जो शांति धरे हुए है वो ज्वालामुखी कौन सा है? जल्दी से बताएं, कॉमन सेंस से बताएं। चलिए, कम से कम कॉमन सेंस तो यूज किया, ये दिख रहा है, साथ साफ साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं आई एम वेरी मच प्राउड कि आप लोगों ने, आंसर गलत हो गया या सही हो गया वो बात अलग है, हाँ बहुत बढ़िया, ये कम से कम ये चीज तो सीख गए ना कि एलिमिनेशन क्या होता है, स्ट्राम्बोली हटाना सीख गए, क्योंकि ये लाइट हाउस है, पूरे टाइम एक्टिवेटेड रहता है, तो ये हटेगा तो कम से कम ये दो चीज तो हट ही जाएंगी, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। इसके बाद में ये और ये दो ही विकल्प बचते हैं, और मेजोरिटी इन दो में ही थी, 60% लोग इसी में ही थे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, मतलब अच्छी बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग used to study the internal structure and organization of the earth, अर्थ के बारे में अगर अंदाजा लगाना हो, निम्नलिखित में से किसे अथवा किन्हें पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन के अध्ययन के लिए उपयोग में लिया जा सकता है? गुरुत्वाकर्षण, भूकंपीय गतिविधि, चुंबकीय क्षेत्र, कौन सा कथन सही है? कैसे पता लगाएंगे कि क्या है पृथ्वी का हाल, बताएं। कल मैंने आपसे पूछा था डायरेक्ट, अब यहां डायरेक्ट वायरेक्ट कुछ नहीं लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कुछ नहीं लिखा हुआ है, आप खुला खेल सकते हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से आंसर दे सकते हैं, बताएं। बहुत ही सही खेल दिए हैं आप, बॉल सीधा जो है वो बाउंड्री से पार निकल गई है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार खेले आप। द राइट आंसर इज, मेरे प्यारे साथियों, जी हाँ, सबसे नापा जा सकता है ना। अब आप में से कई विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर ग्रेविटेशन से कैसे नापेंगे? भाई ग्रेविटेशन कहां ज्यादा होता है, अगर कभी आप हमारी करंट वाली क्लासेस को सिंसियरली पढ़े हो, अब भाई मैंने हिंट नहीं दिया है, जो विद्यार्थी हिंट ले ले रहे हैं वो कहें वो खुद इंटेलिजेंट है, हम हिंट नहीं दिए भाई, हिंट दिए होते तो 100% सही होता ना।
इधर सुनिए, हमने पहले से ही बता रखा है कि पोल्स पर क्या ज्यादा होता है, ग्रेविटेशन ज्यादा होता है। कुछ याद है? अगर पोल्स पर ग्रेविटेशन ज्यादा होता है, दैट मींस क्या निकल के आ रहा है? दैट मींस मेरे प्यारे साथियों, करेक्ट आंसर इज, एक मिनट एक मिनट, पिछले वाले क्वेश्चन में आंसर हमने ही गलत मार्क कर दिया था। पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर एक बार करेक्ट मैच कर लीजिएगा। सॉरी भाई, हमसे गलती हो गई थी। सी वॉज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना? हाँ कोई बात नहीं, मिस्टेक लेनी देनी, एक आध गलती आप भी कर लेना, हम माफ कर देंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, मस्त रहो। चलो, तो अब कह ये रहे हैं, हाँ भाई, एक गलती मेरी एक गलती आपकी, चलो माफ करो। हाँ जी, तो अब इधर चलते हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं, इधर देखिए। पोल्स के बारे में मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट सिखाया हुआ है। बताइए कौन सा वो प्रभाव है जो आपको पोल्स पर दिखाई देता है? कौन से अरोड़ा जी हैं जो आपको यहां दिखाई देते हैं? जल्दी से बोलिए। अरोरा बोरियोलिस, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर वो प्रभाव दिखता ही इसलिए है क्योंकि पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, इस कारण से यहां पर वो प्रभाव दिखाई देता है। नॉर्थ पोल हो या फिर साउथ पोल हो। बिल्कुल, अरोरा ऑस्ट्रेलियासिस वो साउथ में है और बोरियोलिस ऊपर में है, अरोरा जी, ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में हमने पढ़ाया हुआ है कि पोल्स पर किसकी मात्रा ज्यादा है? ग्रेविटेशन की ज्यादा है। यहां पर भी तो यही पूछ रहे हैं हम। तो अर्थ की आंतरिक संरचना में ऑटोमेटिक बात निकल के आ गई। भूकंपीय गतिविधियां तो बता ही रही हैं कि कौन सी प्लेट से जाके टकरा रही है। चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात की जाए तो भाई यही तो बता रहा है कि हमारी जो कोर है, अगर उसमें निकल और आयरन ना होता तो पृथ्वी के पास चुंबकत्व ही ना होता। विशाल बिल्कुल आएंगे भैया, दोबारा सुनिएगा। अगर मान लीजिएगा कि अगर पृथ्वी के केंद्र में निकल और आयरन ना होता तो मैग्नेटिज्म ही ना होता। आ गई बात समझ में? लीजिए, सब कुछ तो है। क्वार्जाइट निम्न में से किस चीज का रूपांतरण है? यानी कि मेटामॉर्फिक तो है क्वार्जाइट, लेकिन किसके मेटामॉर्फिज्म से बना है, ये पूछा गया है। बताइए सर जी। आदित्य कह रहे हैं ग्रेविटेशन समझ नहीं आया। हाँ तो बेटा छोड़ दो, इतना भी काहे लोड ले रहे हो? एक आध सवाल को उसकी जिंदगी पे भी छोड़ दिया करो बेटा, छोड़ो सवाल को, है ना? ऐसे करके छोड़ो, छेट, तेरे को पढ़ना ही नहीं था। जा सनम जा, तू है एकदम बेवफा, करके छोड़ दिया करो सवाल को, एक आध सवाल ऐसे ही छोड़ दिया करो, ठीक है? चलो, तो ये हो गई यहां पर क्वार्जाइट, क्लियर? तो ये सैंड स्टोन से जो है बना हुआ है। मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि केमिकल कंपोजिशन, जो कि टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के द्वारा सैंड स्टोन पर लगने के कारण बन करके आता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी टू मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रेनाइट? ग्रेनाइट किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है? आपसे यह सवाल पूछा जा रहा है। एक विद्यार्थी पूछ रहा है सर, जा सनम जा क्यों होता है, आ सनम आ क्यों नहीं होता है? बेटा वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि आ सनम आ का मतलब है सीधा सीधा ये कहना कि आप कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। हाँ, तो गाने वाले जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन को शो नहीं करना चाहते ना, इसलिए। हाँ ठीक है। तो ठीक है, तो द पॉइंट इज मेरे प्यारे साथियों, जो पूछा गया है ग्रेनाइट किन किन चीजों से मिलकर के बना होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बना होता है, एल्यूमिनियम और सिलिका से बना हुआ होता है, ठीक है? हाँ जी। तो सिलिका जो है, अगर आपको मालूम हो तो हम लोग पढ़ते हैं सियाल, सीमा एंड निफे। अगर याद हो तो याद रख लीजिएगा। कौन कौन से? सियाल सिलिका एंड एल्यूमिनियम, सीमा सिलिकन और मैग्नीशियम, और तीसरा निफे आयरन और फेरस, ठीक है? यहां पर जो फॉर्म है, अगर पूछ रहे हो कि किससे मिलकर के बना हुआ है, तो सिलिका और एल्यूमिनियम से। इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, क्योंकि ये मिलता ही ऊपर की तरफ है, इग्नियस रॉक है, तो मिलेगा तो यही होगा। चलिए चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। विद रेफरेंस टू अर्थक्वेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अर्थक्वेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विश्व के अधिकतर भूकंप स्थल मंडल सीमा
के आसपास घटित होते हैं। पहली चीज कि जो हमारा ऊपर लिथोस्फीयर है, जितने भी भूकंप आते हैं वो लिथोस्फीयर के आसपास आते हैं। असम, हिमाचल, बिहार भारत के कुछ सबसे अधिक भूकंप प्रवण राज्य हैं। कई बिहार वाले मित्र कहेंगे मेरे कि सर ये कब हो गया? पता नहीं है बेटा, आने वाला है, लोड मत लो। चलो, हाँ जी। अब आप पूछेंगे कि सर आ गया ना? हाँ, सब दब गए। मैंने कहा था, बिहार सुनते ही आपके पास भूकंप आया और आप सब दब गए। असल में बिहार और नेपाल बॉर्डर स्टेट है, वो बस आपके पास आया नहीं, लेकिन नेपाल तो पूरा की पूरा बर्बाद कर चुका है ये भूकंप। ठीक है, इधर देखिए मेरे प्यारे साथियों, असल में भूकंप का कोई नपा हुआ क्षेत्र नहीं होता कि इस किलोमीटर पे आएगा, इस पर नहीं आएगा। नेपाल और मतलब नेपाल वाला जो क्षेत्र है, आप इसको नोटिस करिए कि हिमालयन वाला जो क्षेत्र है उसके तराई रीजन में बिहार है। बिहार नेपाल बॉर्डर है असल में ये। ठीक है, हाँ। और बिहार वालों का तो कहते भी ऐसे ही हैं कि कभी कभी मतलब इनका मूड खराब होता है तो बोले चलो आज हम विदेश जा रहे हैं, और बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल घुस जाते हैं। तो ये बिना 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 वीजा के और बिना पासपोर्ट के नेपाल घूम लेते हैं। बढ़िया है। चलिए, तो भैया मतलब मूड खराब होने पे ये विदेश हुआते हैं। हाँ जी, सवाल है आपके सामने पूछा जा रहा है, बताएं। मैच करना है कौन सा किस किस जगह है, इधर देख लीजिएगा। हाँ जी, सवन काया कहाँ है, माउंट एटना कहाँ है, कोलिमा कहाँ है, मेरापी कहाँ है। एक बार ना मैं किसी क्लास में ऐसे नेपाल बॉर्डर के बारे में बता रहा था, बच्चा अपने फोटो खींच करके भेज दिया कि गुरुजी मैं देखो बॉर्डर पे बैठा हुआ हूँ। क्योंकि हमारे बिहार वाले मित्र जो हैं वो नेपाल के बॉर्डर के साथ में बहुत कनेक्शन के साथ रहते हैं, तो होता है भाई। चलिए, तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, इनको मैच करिए कि कौन सा सही मैच कर रहा है। आओ जी, मैच करते हैं। सवन काया, मेरापी में तो हाल ही में अपन ने न्यूज में भी, करंट में भी पढ़ाया, मेरापी अगर याद हो तो। श्वेतांश तुम तो कहीं की भी सेंड कर सकते हो। हाँ जी, मेरापी तो हाल ही में भी करंट में रहा है, अगर याद हो तो। डन, बस उससे ही लगा के देखो। अगर वो याद रह गया तो बस सारा सवाल हो गया। थ्योरी की क्लास कहां होगी बेटा? 35,000 दे करके यूपीएससी में और 6,000 दे के एसएससी में। हाँ, बहुत बढ़िया। ये जटिल क्वेश्चन का सरल आंसर कैसे दे दिया मैंने। आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके सामने सारी की सारी डिटेल है। वोल्केनो सबनकाया पेरू में, माउंट एटना इटली में, कोलिमा मैक्सिमम, माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, यही हाल ही में करंट में भी रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वुड हैव इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म? कौन सी प्रक्रियाएं रही थी जिन्होंने जीवों के विकास को प्रभावित किया है? कॉन्टिनेंट का सरक जाना या ग्लेशियर साइकिल का आना, कौन सी घटनाएं रही हैं जिनके कारण यह सारा काम हुआ है, बताइए। खुशबू मूलचंदा नहीं लिख रही, लगता है आप अच्छे मूड में हैं। बेटा मैं जिस दिन प्रॉपर नींद ले लेता हूं ना, मेरा मूड अच्छा हो जाता है। मतलब आप ये समझ के चलो, अब आप नींद पूरी हो गई, मेरा काम बढ़िया से मेंटेन हो जाता है। क्योंकि मेरी नींद का क्राइसिस चलता रहता है, 4 घंटे 4.5 घंटे इतना ही नींद पूरा होता है। जिस दिन 6 घंटे नींद पूरी हो जाती है ना, उस दिन लगता है कि हाँ बहुत सही। और ऐसा करने के लिए मैं अपनी वाइफ से लड़ाई करके सो जाता हूँ कि भैया चलो उनसे लड़ाई कर लेते हैं, तो उससे फिर क्या नींद सही से आ जाती है। पर्सनल बात बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, तो हुज एक्शन इज द रिजल्ट ऑफ, बताइए। वलन क्रिया किसका परिणाम है? सुपरफेशियल फोर्स का, कोरियोलिक बल का, माउंटेन बिल्डिंग फोर्स का, और एक्सोजेनिक फोर्स का। वलन क्रिया, अब भाई साहब ये वलन क्रिया कौन सी होती है, ये सवाल पूछा जा रहा है। हाँ जी,
वलन क्रिया असल में अब ना तो यहां समझ में आ रहा है ना यहां समझ में आ रहा है, और हमारी टीम ने ना एज इट इज ये क्वेश्चन छापा है कहीं से, मतलब दिमाग नहीं लगाया, उठाया और टाप दिया। कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूं। ये फोल्ड बनने की बात पूछ रहे हैं, फोल्ड बनते कैसे हैं, मतलब फोल्डेशन को समझिए। फोल्ड का मतलब समझते हैं ना आप लोग, दो प्रकार के पर्वत पढ़ते हैं आप, ब्लॉक और फोल्ड। अब वहां पर फोल्डेशन की प्रक्रिया पूछी जा रही है, फोल्डिंग की प्रक्रिया। अब समझ गए ना? हाँ, तो ये वलन प्रक्रिया को यहां पर कुछ और ही बना दिए हैं। ठीक है, तो लोड मत लीजिए, करिए सवाल, अब तो कर ही देंगे। हाँ, एक फरमाइशी संगीत की मांग की गई है, सर एक गाना सुना दीजिए। बहुत बढ़िया, दिन बचे हैं अभी कि इसको बचा है मेरे पास कि गाना सुना करके भी हम गुजारा कर ही लेंगे। अभी चलने दो बेटा सवाल ववाल, जब तक जिंदगी चली है, अदरवाइज तो फिर ढपली बजाना, ढोलक फोलक सब ले ला करके वो भी काम कर ही लेंगे, लोड मत लो। हाँ जी, तो जब तक पढ़ा पा रहे हैं तब तक पढ़ा लेने दो। हाँ, तो ये फोल्ड वोल्ड के बारे में समझ में आ गया। तो पर्वत निर्माण जो होता है ये फोल्डिंग है, मतलब जब दो पर्वत की, जो दो प्लेट्स हैं अर्थ की, जब वो टकराती हैं एक दूसरे से, तो फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिव वॉल्केनोज? भैया ये एक्टिव वॉल्केनोज मारेंगे यार भाई। देखो, अकांकागुआ, एटना, किलिमंजारो और वेसुवियस, कौन से यहां पर कौन से माउंटेन्स, जो मतलब कौन से वॉल्केनो हैं जो कि एक्टिव वॉल्केनो हैं? इसमें से ना दो बहुत ही फेमस हैं, एकांकागुआ और किलिमंजारो। इनके बारे में सोचकर आंसर दीजिएगा। करें? लीजिए। हिंट से हो गया, अब कईयों ने तो हिंट्स के बावजूद भी नहीं किया। हम्म, उल्टा हिंट पड़ गया क्या? अरे यार भाई, एकांकागुआ और माउंट किलिमंजारो ये तो मालूम होना चाहिए ना। किलिमंजारो जो है ये डोरमेंट वॉल्केनो है जो कि अमेरिका के अंदर है, और एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी है। कहां की? तो साउथ अमेरिका की। ये दो ही तो चीजें याद करते हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, और ये सबसे ऊंची चोटी, मुझे लगा कि आपको ऊंची चोटी बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये एक्टिव नहीं है। भाई एवरेस्ट कोई एक्टिव थोड़ी है, तो ये कॉमन सेंस से किया जा सकता था। मैं इस कंफ्यूजन में रह गया, माफी चाहूंगा कि सब जो है वो उल्टा पड़ गया। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, ये आप लोग जानते हैं तो बताइएगा, लिथोस्फीयर आप किसे कहते हैं? असल में क्या है कि इसमें ना आसानी से सवाल हो सकता है, इसको और टफ बनाया जा सकता था, बट इसमें नहीं बनाने का स्कोप नहीं छोड़ा गया है, आसान दे दिया ऑप्शन। मतलब ये आसान ही सवाल है। क्यों? क्योंकि भाई कॉमन सेंस की बात है, क्रस्ट तो होना ही है। अब क्रस्ट के साथ में मेंटल तो हो नहीं सकता क्योंकि कंफर्म है। क्रस्ट के साथ कोर कैसे पहुंचेगा? मतलब ये थोड़ी है कि मतलब बाबा जी हाथ डाले और पैर पकड़ लिए, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। क्रस्ट और मेंटल के बीच में कुछ चीज तो होनी चाहिए ना। मतलब ये तो वाहियात ऑप्शन हो गया, ये मेंटल से संबंधित है ही नहीं। मतलब क्या ही सवाल पूछ लिए, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, चलो भैया, तो आज के लिए इतना ही, यही क्वेश्चन इसमें बचे हुए थे, फिलहाल के लिए हमने कर लिए हैं। कल जो है हम क्या करवाएंगे हम वो बता देते हैं, और जिन विद्यार्थियों को हम लोगों से कोई भी चर्चा अभी करनी है वो कर सकते हैं। विंड्स और फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, लिख लीजिए, कल का टाइटल होने वाला है जो प्रमुख हवाएं चलती हैं, स्थानीय पवनें जो चलती हैं उनके बारे में, और वनों के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना? तो मेरे पास ऑलरेडी पेपर आ चुका है आप लोगों का, स्थानीय वनों के बारे में, और मतलब पवनों के बारे में और वनों के बारे में आपसे सवाल करवाए जाएंगे, ठीक है ना? चलिए, तो ये रहा आपका पोल पेपर, ये लीजिए।
पीडीएफ यहां से ही डाउनलोड हो जाएगा, आप यहीं से कर लीजिएगा। चिन्मयी मिश्रा नंबर 1, चिन्मयी मिश्रा नंबर 1 पर है। अरिजीत अग्रवाल, काजल, सुमित, हिलसागर, सुनीता, महेश, रूपक, रौनक और शैलेश कुमार, ये हमारी क्लास के टॉप परफॉर्मर रहे हैं। बहुत बढ़िया। 18 क्वेश्चन हमने पूछे थे, 15 क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए थे। प्रशांत कुमार ने लिखा है आई लव यू सर, रिप्लाई प्लीज। ओके बेटा, लव यू टू हो गया रिप्लाई। और बोलो। साहिल सर, आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो 8:30 पर सेशन लेते हैं उससे सर कुछ मेंस का क्वेश्चन आंसर पीडीएफ पर टेलीग्राम पर सेंड कर दें। क्वेश्चन आंसर टेलीग्राम पर हम सेंड करना शुरू कर रखे थे, लेकिन कर देंगे, आगे से भी कर देंगे। और बताएं। रिक्वेस्ट है, करंट लास्ट 2-3 मंथ पीडीएफ नहीं मिल रही, अरेंज करवा दो। शमन टूटेजा, भैया मेहनत का काम है, टेलीग्राम पर सर्च मार लो, 1.5 साल का करंट पड़ा हुआ है, मेहनत आपकी है, लेकिन आपको ही सर्च करना पड़ेगा, ये मेहनत भैया हमसे ना हो पाएगा। और बताएं। ज्योग्राफी का क्लास मानसी बेटा अभी एसएससी में आने वाला है विद इन 7 डेज, और यूपीएससी में तो अभी पुराना जा चुका है, आप उसे भी देख सकती हैं। सुखबीर सिंह चौहान, मैंने मुंह में पेन नहीं डाला था, मैंने होठों में दबा लिया था। है टैक्टिक है भाई मेरे पास, लोड मत लो। नेक्स्ट क्लास 11:05 पर है। अरू परू को ले आए। खुशबू बेटा वो अभी नीचे उधम मचा रही है, मैं वो पढ़ाने नहीं देती, इसलिए मैंने उनको नीचे बंद कर रखा है, मतलब मैं ऊपर बंद हो रखा हूं, वो नीचे बैठी हुई है। सुमन कुमारी प्लीज कीप गैप, आप सही कह रही हो, मेरे लिए भी अच्छा है, बट क्या करूं बेटा, फिर समय ही नहीं बचेगा, क्लासेस ही नहीं हो पाएंगी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। श्वेतांक बिल्कुल, पार्टी ले लो, आ जाओ। हाँ जी, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट कर लो, 15-20 मिनट का, फिर मुलाकात करते हैं आपसे। सितंबर का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे, ठीक है? चलिए, टेक केयर।